नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अब बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर यूपी समेत कई राज्यों में के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी लाउडस्पीकर का विवाद पहुंच गया है। लाउडस्पीकर को लेकर अब बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि पूरी दिल्ली में लाउडस्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए। यूपी की तर्ज पर दिल्ली में भी स्पीकर की आवाज कम हो। स्पीकर की तेज आवाज से बच्चे, बीमार लोगों को परेशानी होती है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैंने दिल्ली के एलजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा है कि धार्मिक स्थलों का गलत उपयोग हो रहा है। लाउडस्पीकर का शोर बढ़ता जा रहा है और इनकी आड़ में सद्भाव बिगड़ रहा है। दिल्ली सरकार ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, इसलिए उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी लाउडस्पीकर को लेकर कार्यवाही अतिशीघ्र होनी चाहिए। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से लाउडस्पीकर का विवाद अब राज्य दर राज्य बढ़ता जा रहा है और अब ये विवाद राजधानी दिल्ली तक पहुंचा है, जिसमें प्रवेश वर्मा बीजेपी सांसद जो है उन्होंने अपील की है कि अब जो लाउडस्पीकर से उनकी आवाज को कम करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से प्रवेश वर्मा की, तो प्रवेश वर्मा के जो भाजपा के सांसद है, उन्होंने जिस तरीके से पत्र लिखा है, उससे तो कहीं ना कहीं राजनीति बिल्कुल बढ़ती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से इलाहाबाद कोर्ट के, हाई कोर्ट के बाद जिस तरीके से यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कह सकते हैं लाउड स्पीकरों पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई गई और लगभग कह सकते हैं 60,000 के करीब जो है लाउड स्पीकरों की जो आवाज थी उसको कम किया गया। लगभग कह सकते हैं 50,000 से ज्यादा के जो लाउड स्पीकर थे उनको बिल्कुल हटा दिया गया। तो यूपी के अंदर जिस तरीके से ये तर्ज लागू की गई और यहाँ तक कि लाउड स्पीकर को लेकर जो पाबंदी बनाई गई, उसको लेकर अब दिल्ली के अंदर भी यही सियासत जो है वो गरमाती नजर आ रही है। और जिस तरीके से राज्य कह सकते हैं भाजपा के जो सांसद परवेज वर्मा, उन्होंने जिस तरीके से पत्र लिखा है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और यहाँ तक कि उपराज्यपाल को दिल्ली के, और यहाँ तक कि एमसीडी के जो कमिश्नर है उनको भी पत्र लिखा गया है और ये भी कहा गया है कि लाउड स्पीकर का जो धार्मिक स्थलों पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जोर जोर से बजाया जाता है, उससे कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं या फिर कहें जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पर कहीं ना कहीं जो परेशानियां होती हैं और जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर साउंड का जो ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आता है। इसी को लेकर दिल्ली के अंदर जो लाउड स्पीकर है उसको कहीं ना कहीं बंद किया जाए या फिर उनको कह सकते हैं स्लो किया जाए। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार के आरोप पर भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार जो है ऐसे लोगों के साथ खड़ी हुई है, उनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से अनिल बैजल की बात करें, जो उपराज्यपाल ने दिल्ली के हैं, उनको भी पत्र लिखा गया है और उनसे भी कहीं ना कहीं यही दरखास्त की गई है कि दिल्ली के अंदर जो लाउड स्पीकरों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, एमसीडी के द्वारा भी और दिल्ली पुलिस के द्वारा भी, और उपराज्यपाल से बिल्कुल अनुरोध किया गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा के द्वारा कहीं ना कहीं लाउड स्पीकर को जो पाबंदी लगाने के लिए दिल्ली के अंदर भी लागू करने की अपील की जा रही है, उससे तो कहीं ना कहीं सियासत जरूर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, फिलहाल जिस तरीके से पत्र लिखा गया है एलजी को और उसके बाद पुलिस कमिश्नर और एमसीडी कमिश्नर को, क्या किसी का कोई जवाब आया या फिर कोई कार्रवाई इस पर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें उपराज्यपाल की, जो अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है, उनको भी पत्र लिखा गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है उनको भी पत्र लिखा गया है। एमसीडी के जो कमिश्नर है उनको भी पत्र लिखा गया है। मगर अभी तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उनके ऊपर उनकी तरफ से कोई जवाब आया है। मगर ये जरूर है कि आने वाले दिनों के अंदर लाउड स्पीकर के ऊपर जो है पाबंदी जो है वो दिल्ली के अंदर भी लागू की जा सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बच्चों की और यहाँ तक कि जो बीमार लोग हैं या फिर कहें बुजुर्ग लोग हैं, उनके ऊपर जब तक सबसे ज्यादा साउंड का असर पड़ता है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं अगर लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको कम किया जाता है या फिर बंद किया जाता है, तो कहीं ना कहीं बीमार लोगों के और बच्चे के ऊपर कम से कम असर पड़ता हुआ नजर आएगा। जी हम्म ठीक है, फिलहाल कार्रवाई अभी इस पर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने पत्र लिखा है, उस पत्र में क्या कुछ लिखा था, क्या उसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इलाहाबाद कोर्ट के अंदर जिस तरीके से क्या कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाउड स्पीकर को जो है वो बंद किया जाए या उसमें पाबंदी लगाई जाए, तो उसी तर्ज को लेकर दिल्ली के पत्र लिखा गया उपराज्यपाल को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को। और जिस तरीके से भाजपा के सांसद है परवेज वर्मा ने उस पत्र के अंदर यही लिखा कि इलाहाबाद कोर्ट के अंदर जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा लाउड स्पीकर को कहीं ना कहीं बंद किया गया या फिर उसमें पाबंदी लगाई गई
गई है, उसकी आवाज को कम किया गया है। इसी तर्ज को लेकर दिल्ली के अंदर भी पाबंदी लगाई जाए, मगर अभी तक दिल्ली के अंदर ऐसी कोई पाबंदी लगाई नहीं गई है। मगर हाँ, ये जरूर है कि लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको जरूर कम किया जा सकता है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज देश भर समेत उत्तर प्रदेश में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मरकरी चांद कमेटी के ऐलान के बाद ईद के त्योहार की घोषणा की गई। आज उत्तर प्रदेश के 31,151 जगहों पर ईद की नमाज अदा की जा रही है। वहीं लखनऊ में चांद कमेटी ने ऐलान किया कि सुबह 10 बजे लखनऊ के ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाएगी। ईदगाह में होने वाली नमाज में लगभग 3 लाख से भी ज्यादा नमाजी एक साथ नमाज अदा करेंगे। मौलाना खालिद रशीद महली फिरंगी ने कहा कि पूरी आज़ादी के साथ इस बार ईद मनाई जा रही है। ईद के त्योहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि नमाज के लिए लगभग 2,886 स्थानों को चिन्हित किया गया और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साजिश के तहत कोई भी घटना ना हो, इसके लिए सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी धर्मग्रंथ से बेअदबी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आज देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। रमज़ान के महीने की समाप्ति के बाद ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है। ईद उल फितर का त्यौहार, जिसमें मस्जिदों में भारी मात्रा में जो नमाजी है वो उमड़े हैं और वो अब नमाज अदा करना शुरू भी हो गया है। सभी मस्जिदों का समय अलग अलग दिया गया है, इसलिए ईद की नमाज कहीं सुबह 6:30 बजे से, कहीं 7 बजे से, तो कहीं 10 बजे शुरू होने जा रही है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो ईद की नमाज है वो सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसको लेकर तमाम ईदगाह में तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इसी को लेकर आपको बता दें कि कल ईद का चांद देखा गया और चांद देखने के बाद ईद के त्योहार का ऐलान किया गया। ईद का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है और इसी को लेकर तमाम जो रोज़ेदार हैं, तमाम जो नमाजी है, वो आज अपना रोज़ा खोलने के बाद ईद की नमाज अदा करेंगे और उसके बाद बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात लखनऊ की करें तो जहां पर ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम जो नमाजी है वो 10 बजे नमाज अदा करना शुरू करेंगे। इसी को लेकर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान मौजूद है। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से ईद का त्यौहार आज मनाया जा रहा है, लगभग 31,000 से ज़्यादा जगह ऐसी है जहाँ पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। आज किस तरीके से हम जानकारी इसको लेकर और क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, आज ईद का त्योहार है और इस मौके पर पूरे देश भर में जहां ईद मनाई जा रही है, क्योंकि रमजान का बाद जो पाक महीना है वो पूरा हो गया है और आज ईद का त्योहार है। कल चांद दिखा और चांद के बाद आज ईद का त्योहार देश भर समेत उत्तर प्रदेश और लखनऊ में मनाया जाएगा। और साफ तौर पे ईद की शुरुआत से पहले कहीं ना कहीं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए नमाज पढ़ी जाएगी और भारी संख्या जो सुरक्षा व्यवस्था, उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में नमाज अदा की जाएगी। लखनऊ के ईदगाह में नमाज अदा की लगभग 3 लाख से भी ज्यादा नमाजी जो है वो इसमें शामिल होंगे, नमाज पढ़ेंगे एक साथ और अमन और चैन की दुआ मांगेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देंगे। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ईद की मुबारकबाद को देखते हुए, ईद के त्योहार को देखते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। 2800 से भी ऊपर ज्यादा जो नमाज पढ़ने के स्थान है उसको पुलिस ने चिन्हित किया है और उन्हीं स्थानों पर नमाज पढ़ी जाएगी और बड़ी संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और पीएसी समेत जो अर्धसैनिक बल है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और लगभग सभी मस्जिदों का अलग अलग समय दिया गया है। ईदगाह में 10 बजे का समय दिया गया है, तो वहीं 9 बजे टीले वाली मस्जिद में दिया गया है, जो कि बड़ी मस्जिदें हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने पहुंचेंगे। और साथ साथ कहा जा सकता है कि आज ईदगाह में नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने के बाद जो राजनेता है, चाहे विपक्षी पार्टी के हों चाहे सत्ताधारी पार्टी के, सभी वहां पहुंचने की कायस लगाया जा रहा है कि सभी वहां पर पहुंचेंगे। अखिलेश यादव हमेशा टीले वाली मस्जिद पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं ईद की मुबारकबाद देने के लिए पहुंचते हैं, तो वही विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव रहेंगे, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम भी जा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आज ईद का त्योहार है और ईद के त्योहार को लोग शांतिपूर्वक मनाएं। पुलिस ने ऐसी भी अपील की है और अब से कुछ ही देर बाद मस्जिदों में नमाज होगी और नमाज के बाद ईद का त्योहार लोग मनाएंगे। जितेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल किस तरीके से रखी गई है? देखिए, कई कंपनियां पीएसी लगाई गई, अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं और स्थानीय पुलिस साथ में रहेगी। इन सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ड्रोन से नजर भी रखी जाएगी, किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो और साथ ही साथ सोशल साइट पे भी नजर रखी जाएगी ताकि माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना किया जाए, क्योंकि पुलिस ये हर बार करती है और इस बार सख्ती से इस पर नजर रखी जाएगी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होंगे, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो सैनिक बल और पीएसी के जवान होते हैं वो भी मुस्तैद रहेंगे और इस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में नमाज अदा कराई जाएगी और लोगों से अपील भी की गई है कि वो शांतिपूर्वक नमाज अदा करने और अपने अपने घरों की ओर अपने साथ, परिवार के साथ त्योहार मनाएं और कहीं ना कहीं किसी प्रकार का समस्या ना हो, उससे भी निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ड्रोन कैमरे से लेकर हर चीज से नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पे पुलिस की नजर रहेगी। ठीक है। जिस तरीके से अभी हमने देखा हनुमान जयंती पर, रामनवमी पर अलग अलग तरीके की हिंसा हुई, हालांकि उत्तर प्रदेश उसमें सबसे सुरक्षित रहा क्योंकि यहाँ पर किसी तरीके की हिंसा नहीं हुई। इस बार इस चीज को लेकर किस तरीके से नजर रखी जा रही है? देखिए, नजर जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सजग रही है और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे उसको लेकर ही संकल्प पत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है त्योहारों को निपटवाना, क्योंकि इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी बैठक कर चुके अधिकारी, कानून व्यवस्था की बड़ी बैठक हुई और बैठक में साफ कहा गया था किसी प्रकार की कोताही नहीं बर्दाश्त की जाए, सुरक्षा व्यवस्था को पूरा इंतजाम किया जाए, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि सब जगह इस तरह की सामुदायिक चीजें देखने को मिली, उत्तर प्रदेश ना हो तो उसके लिए है जो पीएससी के जवान है वो सब पूरी तरह से तैनात रहेंगे। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर के रुख कर लेते हैं। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने जाएंगे। मुलाकात का कारण पटियाला में हुई हिंसा है।
आज शाम 4:30 बजे 7 से 8 लोगों का डेलीगेशन पंजाब राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेगा और पटियाला हिंसा को लेकर बातचीत उनसे की जाएगी और उस हिंसा को लेकर जिस तरीके से माहौल तनावपूर्ण रहा और उसके बाद तमाम एक्शन लिए गए उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात पंजाब की कर रहे थे, जहां पर कांग्रेस का एक डेलीगेशन पंजाब राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने आ जाने वाला है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल बात की जाए कांग्रेस की, तो जिस तरीके से कांग्रेस का डेलीगेशन जिसका नेतृत्व खुद कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे राजा वड़िंग, वो जो डेलीगेशन है वो आज राज्यपाल से मिलने जा रहा है। जी मुस्कान, बिल्कुल अगर हम बात करें कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पंजाब में अगर हम कहें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रताप बाजवा अपने डेलीगेशन 7 से 8 लोगों का डेलीगेशन आज पंजाब के राज्यपाल से मिलने जाएगा। मिलने का मुख्य कारण सीधे तौर पर बता सकते हैं कि पटियाला में जो हिंसा हुई थी जिसके बाद पंजाब का माहौल काफी ज्यादा बिगड़ता हुआ नजर आया था, वो सब चीजें उन सभी मुद्दों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। बार बार कांग्रेस तरफ से ये एलिगेशन दी जा रही है कि पंजाब में जैसे माहौल बिगड़ रहा है उसे पंजाब सरकार स्टेबलाइज करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर हम कहें कि पंजाब में बिगड़ती नजर आ रही है और अपनी इन सभी चिंताओं को लेके आज अगर हम कहें कि कांग्रेस का डेलीगेशन राज्यपाल से मिलेगा, उनके बाद अपने कंसर्न देगा। साथ साथ इन मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सकती है। कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से एलिगेशन लगाए गए थे कि जो पटियाला हिंसा हुई थी ये अगर हम कहें कि कहीं कहीं ना वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी। सीधे तौर पर ऑपोजिशन के ऊपर सवाल खड़े किए गए थे, तो बहुत हद तक चांसेस है कि इस मुद्दे को लेकर भी आज कह सकते हैं कि राजा वड़िंग गवर्नर या राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। जी ठीक है। पटियाला हिंसा को लेकर यहाँ पर मुलाकात होने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी द्वारा विपक्ष पर आरोप लगाए गए थे उसके बाद विपक्ष भी कहीं ना कहीं हमलावर दिखा। अब राज्यपाल से मुलाकात कितनी अहम इस मसले पर देखी जा सकती है? अहम इसलिए कि देखिए अगर हम कहें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक्शन लेने शुरू कर दिया है बाकायदा पुलिस को, जिस दिन हिंसा होती उसी दिन अगर हम कहें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, पंजाब के सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों से बैठक की थी और उनको सख्त आदेश दिए थे कि जो भी दोषी है उनके ऊपर तुरंत और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और वो कार्रवाई हुई भी है, पर उसके बावजूद भी अगर हम कहें बाद में ऑफकोर्स एलिगेशन लगे थे कि जो हिंसा हुई थी इसमें अगर बैकफुट में या पीछे से पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, कि पंजाब का जो माहौल खराब किया है इसको खराब करने का काम पॉलिटिकली रिलेटेड है कि ऑपोजिशन कहीं ना कहीं आता। तो इसके ऊपर विरोधियों ने लगातार आम आदमी पार्टी को कह रहा था कि आपने किस तथ्यों पे ये स्टेटमेंट दिया, आखिर आप कैसे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि पंजाब का माहौल ऑपोजिशन खराब कर रही है। ऑफकोर्स पंजाब पुलिस की तरफ से अरेस्ट किए गए, अगर हम कहें कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता थे उनको अरेस्ट किया गया, तो अन्य परिवारों जिनको भी आप देख सकते हैं उनको भी अरेस्ट किया गया, कहीं ना कहीं उनको मास्टरमाइंड बताया गया।
तो ये एलिगेशन लगातार चल रहे हैं। जब ये अरेस्ट होगी तो उसके बाद अगर कहें कि विरोधी और ज्यादा आक्रामक हो गए कि जब उन्होंने कह दिया, जब पंजाब पुलिस ने खुद, अगर हम कहें कि परवाना जी जैसे कहते हैं उनको मेन मास्टरमाइंड बताया पटियाला हिंसा का, तो उसके बाद फिर क्यों पॉलिटिकल पार्टीज को या ऑपोजिशन को टारगेट किया, क्यों उन्हें पहले बोला कि पॉलिटिकल मोटिवेट बताया। तो इस चीज को लेकर लगातार हम कह सकते हैं कि सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है विपक्ष। और ये एक अहम मुद्दा आज अगर हम कहें कि राज्यपाल से मुलाकात में कांग्रेस हाईकमान की तरफ से अगर हम कहें कि राजा बड़े उठा सकते हैं। ठीक है। इस डेलीगेशन में कौन कौन रहने वाला है अमित? देखिए इस डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो अभी सिर्फ 2 ही नाम क्लियर हो पाए हैं, जिसमें अमरिंदर सिंह राजा बड़े पंजाब कांग्रेस के प्रधान और लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा, अभी सिर्फ इन दोनों के नाम ही क्लियर हो पाए हैं। इसके अलावा 7 से 8 लोगों के अगर नाम दिया गया लिस्ट भेजी गई है, मोस्ट प्रॉब्ली हम कह सकते हैं कि पंजाब कांग्रेस के उप प्रधान अगर हम कहें सीधे तौर पे बादशाह आशु मोस्ट प्रॉब्ली उनके साथ शामिल होंगे और भी अन्य कांग्रेस के सीनियर नेता शामिल होंगे, पर अभी तक सिर्फ 2 ही नाम क्लियर है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने औरंगाबाद की एक जनसभा में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के लिए 3 मई का अल्टीमेटम दिया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे की स्थिति के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। वहीं अब इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने निशाना साधते हुए कहा कि राज्य कानून में राज है और किसी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून और नियम का पालन सभी को करना है और राज ठाकरे इससे अलग नहीं है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के औरंगाबाद भाषण की जांच की जाएगी, ये घोषणा गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने की। उन्होंने कहा कि अगर राज ने अपने बयान में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले शब्द इस्तेमाल किए तो उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद पुलिस ने रैली को अनुमति देते समय राज के सामने 16 शर्तें रखी थी, जिसमें उन्हें किसी भी तरह के भड़काऊ बयान न देने के निर्देश दिए गए थे, जिससे कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो। औरंगाबाद पुलिस पूरी जांच के बाद महाराष्ट्र के गृह विभाग को एक रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे ने बयान दिया और राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया, उस अल्टीमेटम का भी आज आखिरी दिन है। 3 तारीख और ईद का त्यौहार आज है और आज के बाद राज ठाकरे ने कहा था कि कुछ भी होगा तो वो खुद जिम्मेदार नहीं होंगे। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर बयान दिया और अब उस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए मुस्कान जी, राज ठाकरे को औरंगाबाद में रैली करने से पहले परमिशन लेनी थी, जिसमें
औरंगाबाद पुलिस आयुक्त ने उन्हें परमिशन दी थी, लेकिन इस बीच उन्हें 16 शर्तों को पालन करना बेहद जरूरी था, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन राज ठाकरे ने किसी भी शर्त को न मानते हुए अपने मनमानी तरीके से आंसर दिया, जिनमें संवैधानिक तौर पर अराजकता फैलाने और कानून की धज्जियां उड़ाने के मामले में अब कहीं न कहीं औरंगाबाद पुलिस राज ठाकरे के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में है, क्योंकि जिस तरह से बताया गया है कि करीब 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को औरंगाबाद पुलिस ने नोटिस भेजा है, जिसमें उन्हें तलब किया गया है। इस बीच यह जानकारी मिली है कि गृह विभाग ने सीधे तौर पे राज ठाकरे के भाषण को वीडियो जारी कर देखते हुए उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि किसी भी असंवैधानिक तरीके से भाषण देना, खासकर सभा में, वो बेहद गलत और संवैधानिक नहीं माना जाता है। इसलिए राज ठाकरे के ऊपर भी शिकंजा कसने की तैयारी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूरी तरह से कर ली है। इसी बीच सत्यप्रकाश, आज आखिरी दिन है, 3 मई के ईद का त्योहार है और जिस तरीके से राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई तक अल्टीमेटम उन्होंने दिया था राज्य सरकार को, और आज उनके अल्टीमेटम का भी आखिरी दिन है। अब राज्य सरकार की ओर से क्या लाउड स्पीकर्स को लेकर कोई पहल की गई जिससे ये माना जाए कि राज ठाकरे की बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, राज ठाकरे की किसी भी बात को तवज्जो महाराष्ट्र सरकार तो नहीं दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में बने महाविकास आघाड़ी में शिवसेना का सीधे तौर पर यह कहना है कि लाउड स्पीकर को लेकर मामला केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, उस पे राज्य सरकार को किसी तरह का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का घोषणा किया है, उसको लेकर मुंबई पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है मुंबई में अलग अलग जगह तैनात किए गए हैं। इस बीच मुंबई पुलिस को भी जिन लोगों की छुट्टियां थी उन्हें वापस बुला लिया गया है कि अगर कोई स्थिति बनती है तो उससे कैसे निपटा जाए, और इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी नजर रखा जाएगा कि किसी तरह की असंवैधानिक तरीके से कोई खिलवाड़ न करे। तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि ईद के दूसरे दिन वह किसी से बात नहीं करेंगे, सीधे मस्जिद के बाहर लाउड स्पीकर बजाएंगे, उसको लेकर भी मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से तैयार है। कई मुस्लिम समुदाय का सीधे तौर पर यह कहना है कि वह हनुमान चालीसा का स्वागत करने के लिए तैयार है, जबकि कई समुदायों का ऐसा कहना है कि अगर राज ठाकरे के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उससे भी ज्यादा ऊंची आवाज में अजान किया जाएगा। इस तरह की जो है कहीं कहीं तैयारी की गई। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। हिमाचल की रणनीति में और राजनीति में कांग्रेस में चल रही कसरत रोजाना दिलचस्प होती जा रही है। हाईकमान के संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल के बाद कांग्रेस के एकजुट होकर आगे बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आसार अब कुछ और ही नजर आ रहे हैं। अभिनंदन समारोह के इतर स्वागत कार्यक्रम की वजह से पार्टी की एकजुटता पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। सियासी गलियारों में इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने 2 दिन पहले बयान जारी कर कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रचार समिति चेयरमैन 5 मई को अभिनंदन समारोह के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। 24 घंटे के भीतर ही इसमें बदलाव हो गया और सुखविंदर सिंह सुक्खू का पदभार ग्रहण कार्यक्रम 4 मई को तय किया गया। शिमला पहुंचने से पहले सुक्खू का परवाणु और सोलन में स्वागत कार्यक्रम रखा गया। वहीं पीसीसी चीफ प्रतिभा सिंह का सोमवार को जोरदार स्वागत हुआ। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के समानांतर स्वागत कार्यक्रम से पार्टी के भीतर गुटबाजी को हवा मिलती दिख रही है।
इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल कांग्रेस में जिस तरीके से राजनीति की कसरत चल रही है और हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जी मुस्कान, देखिए जो ये इतनी बड़ी जो जंबो कार्यकारिणी ये कांग्रेस हाईकमान ने बनाई थी कि गुटबाजी पर लगाम लगा सके और सत्ता जो हासिल करने के लिए जो कांग्रेस की कवायद है उसको यहाँ पे गति दी जा सके। लेकिन अभी देखने में आया है कि पहले ही कार्यक्रम से जो गुटबाजी है उसको वो ज्यादा साफ दिखने लगी थी, क्योंकि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, सभी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो अब हमारे विशेष उनके राजनीतिक बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, और जो धर्म पत्नी है उनको भी उसकी कमान मिली, ऐसे में माना जा रहा है सुक्खू है जो वो अपनी जगह दिखाने के लिए, अपने को पावर दिखाने के लिए एक दिन पहले ही अपना भार ग्रहण करने के लिए आएंगे। अपना जो परमाणु से लेकर जो शिमला तक का जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने बदलाव किया और वो 4 मई को उन्होंने तय कर दिया, जबकि 5 मई का ये एक साथ का कार्यक्रम था। तो इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस गुटबाजी पर लगाम लगनी चाहिए थी वो अभी से मुखर होने लगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की जो होड़ है कांग्रेस के नेताओं में वो बहुत ज्यादा है, और इसको जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो अपने पक्ष में प्रचार और अभी से लोगों को कार्यकर्ताओं को करने के लिए ये कवायद उन्होंने की थी। लेकिन हाईकमान से फटकार मिलने के बाद फिलहाल 5 मई को इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है। फिलहाल जिस तरीके से गुटबाजी कांग्रेस पर देखने को मिल रही है, हालांकि पहले से ही कई गुट कांग्रेस में देखे जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से गुटबाजी जब इतनी उजागर हुई तो आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस कैसे सक्रिय भूमिका निभाएगी? आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर अभी जिस गुटबाजी पे लगाम लगी, इतनी बड़ी कार्यकारिणी हाईकमान ने बनाकर दी ताकि हर गुट को वहां पे तवज्जो मिल सके, हर गुट जो है वो मिलके चल सके। तो ऐसे में जो ये इस तरह की जो हरकतें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सत्ता जो हासिल करने की जो कवायद है उसको कहीं ना कहीं झटका लग सकता है, क्योंकि इस तरह की जो गुटबाजी है, अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू सामने आए हैं, इसके बाद मंडी से कौल सिंह ठाकुर है, वो मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, या मुकेश अग्निहोत्री है। अगर इस तरह की गुटबाजी सभी तरह से सामने आती रही तो कांग्रेस के निश्चित तौर पर नुकसानदेह होगा, क्योंकि वैसे तो जो प्रतिभा सिंह है उनके ऊपर यही सबसे बड़ी चुनौती है कि जो इतने ज्यादा गुट है कांग्रेस में, इतनी खेमों में बटी हुई कांग्रेस है, उसको एक साथ लाना और सभी नेताओं को एकजुट करके एक मंच पे लाना, ये सबसे बड़ी चुनौती प्रतिभा सिंह के सामने फिलहाल बनी हुई है। ठीक है, और जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो भी कल ही तय कर दिया गया सुक्खू का, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी, पहले जो शपथ जो कार्यक्रम था पहले ही 5 मई को दोनों का तय किया गया था कि अभिनंदन समारोह के बाद दोनों ही प्रदेश कार्यालय राजीव भवन जाएंगे और वहां पे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन देखने में आया कि सुक्खू ने पहले ही अपना जो कार्यक्रम था वो तय कर दिया, 4 मई का कर दिया था, लेकिन फटकार मिलने के बाद हाईकमान से उन्होंने भी अब अपना 5 मई को कार्यक्रम तय किया है। उन्होंने जो कहा है कि अब 5 तारीख को जो प्रतिभा सिंह का जो अभिनंदन समारोह होगा उसके बाद वे भी प्रतिभा सिंह के साथ प्रदेश कार्यालय जाएंगे और वहां पे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, फिलहाल कांग्रेस की गुटबाजी पर बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया? फिलहाल ऐसी प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है, लेकिन जब इनकी कार्यकारिणी बनी थी उसी टाइम से भाजपा जो है मुखर है, हमलावर है कि प्रतिभा सिंह पर पूरा विश्वास हाईकमान को नहीं है, इसलिए 4 कार्यकारी अध्यक्ष साथ में बनाए गए हैं। इतनी बड़ी जो कार्यकारिणी बनाई गई है, हर किसी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हर किसी को इस कार्यकारिणी में जगह दी गई है। तो भाजपा पहले ही मान रही है कि कांग्रेस काफी डरी हुई है और काफी उनका मनोबल उनके कार्यकर्ताओं का टूटा हुआ है। तो ऐसे में जो राजनीतिक रण है वो कांग्रेस के लिए लड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा पहले से हमलावर इस बात पर है कि जो इनकी जो कार्यकारिणी है वो एक साथ पहले ही नहीं नजर आ रही, और अब जो ऐसे में जो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से जो हरकत हुई है उसको लेकर भी भाजपा जो है निश्चित तौर पर इस पे हमलावर बनेगी, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के कारण जो कांग्रेस है उसको कहीं ना कहीं गुटबाजी का गुटबाजी जो अभी दिख नहीं रही थी कार्यकारिणी के गठन के बाद, एकदम शांति से लग रहा था, वो एकदम से पूरी प्रदेश के सामने एकदम से आ गया है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना एक अलग तरीके से चलना चाह रहे हैं। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवा में 2 बेटियों ने अपने पिता पर बीते 7 साल से दरिंदगी किए जाने का आरोप लगाया। महिला थाने में ये शिकायत पहुंचते ही एफआईआर दर्ज कर आरोपी पिता को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। रेवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में
रहने वाले एक व्यक्ति पर उसकी बेटियों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दो बेटियों ने अपने पिता पर बीते 7 साल से दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया। महिला थाने में शिकायत पहुंचते ही एफआईआर दर्ज की। आरोपी पिता को तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पीड़ित बेटियों में एक बालिग और दूसरी नाबालिग है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता शराब के नशे में धुत होकर अपनी ही बेटियों से आए दिन दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देता था। हाँ, ये बेटियों ने परसों के दिन शिकायत की थी महिला थाने में आके कि उनका पिता जो है उनके साथ में पिछले 7 वर्षों से बदमाशी कर रहा है लगातार। उसमें छोटी बच्ची जो थी, जो नाबालिग है, उसका कहना था कि अभी अगस्त माह में अगस्त 21 को भी उसके पिता ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और ज़बरदस्ती की भी थी। इसके बाद फिर बच्चियाँ उस घटना के बाद से अलग रहने लगी थी किराए से, और पिता लगातार उन पर दबाव बनाता था माँ के माध्यम से कि तुम साथ चलो। इसके बाद माँ ने भी पहले तो बच्चियों को समझाया था, लेकिन माँ भी जब परेशान होगी तो माँ ने भी संबंधित थाने में अपने पति के विरुद्ध शिकायत कर रखी, जिसमें 498 का केस दर्ज है। इसके बाद फिर बच्चियों ने जब परसों थाने में शिकायत की तो थाना प्रभारी द्वारा तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और कल आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो बच्चियाँ नाबालिग, एक बच्ची उसमें नाबालिग है, एक 20 वर्ष की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रीवा से संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, फिलहाल जिस तरीके से एक पिता द्वारा अपनी ही बेटियों पर दुष्कर्म करने के आरोप का यह मामला उजागर हुआ है, क्या कुछ अहम जानकारी? बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले से यह जो मामला सामने आया है, यह बेहद ही पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला है। शनिवार को रीवा जिले के महिला थाने में पहुंची 2 बेटियों सहित एक मां ने अपने ही पिता पर मामला पंजीबद्ध करवाया है और यह आरोप लगाया है कि उनके पिता पिछले 7 साल से अपनी 2 बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। बताया जा रहा है कि यह जो 2 बेटियां हैं और वो उनकी मां वह रीवा जिले के सगरा थाना अंतर्गत की रहने वाली हैं और वर्ष 2014 से ही पिता के द्वारा पहले तो उनकी मां के साथ मारपीट की जाती थी और जिसका मामला सगरा थाने में तो वर्ष 2014 में दर्ज भी करवाया गया था, लेकिन आपसी समझाइश के बाद फिर से दोनों एक साथ रहने लगे थे। लेकिन इसके बाद से फिर से आरोपी पिता के द्वारा अपनी बेटियों पर गंदी नजर रखने लगा है और बेटियों के साथ गंदी हरकत करने लगा। वहीं जब इस बात की जानकारी मां को हुई तो मां के द्वारा पहले तो कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई और मां के द्वारा जब इस संबंध में पूछा गया तो मां के द्वारा यह बताया गया कि उसे डर था कि कहीं न कहीं समाज में उसकी बदनामी ना हो, इस डर से वह किसी को भी यह बात नहीं बताई कि पिता के द्वारा ऐसा काम किया जाता है। तो विगत कुछ महीनों पहले वर्ष 2021 अगस्त के महीने में मां अपनी 2 बेटियों को लेकर सगरा थाना अंतर्गत से रीवा शहर में आकर किराए के रूम से रहने लगी, लेकिन वहां भी आरोपी पिता पहुंचता था और अपनी बेटियों को साथ ले जाने का दबाव बनाता था और साथ में उनके साथ गलत काम करने की भी इच्छा जाहिर करता था। और वर्ष 2021 अगस्त के महीने में एक बेटी के साथ उसने जबरदस्ती भी की थी। बताया यह भी जा रहा है कि जिन 2 बेटियों के साथ आरोपी पिता के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता था उनमें से एक बालिग है और एक नाबालिग है। हालांकि जैसे ही यह मामला महिला थाने पहुंचा तो तत्काल महिला पुलिस के द्वारा सगरा पुलिस की मदद ली गई और सगरा पुलिस की मदद लेने के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से पिता और पुत्र के ये जो रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले 1 अप्रैल 2022 को मुरैना जिले के जोरा में भी एक घटना हो चुकी है, जहां पर कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली एक 10 वर्षीय किशोरी के साथ उसके पिता ने जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद माँ और दादी उसकी देखी थी और देखने के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी थी। फिर इसके बाद आरोपी पिता गिरफ्तार किया गया था। और इससे अगर पूर्व की बात की जाए मध्य प्रदेश की तो 20 फरवरी 2022 को
खंडवा जिले से एक मामला सामने आया था जिसमें एक 8 वर्षीय किशोरी के साथ उसी के पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिस तरह से मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ यह दुष्कर्म की घटना बढ़ रही है, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्ष 2021 में 5433 मामले सामने आए थे, जिनमें से 26.6 में सजा हो गई थी और अभी भी बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि अभी चल रहे हैं। लगातार मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि इस पर पुलिस के द्वारा कार्यवाही भी की जाती है, लेकिन घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा जिले से यह घटना सामने आई है, यह बेहद ही शर्मसार कर देने वाली घटना विजय, है। फिलहाल जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, इसमें अब पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? गिरफ्तार करने के बाद क्या आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया? क्या कुछ अहम जानकारी? जी, आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद तत्काल कोर्ट में पेश कर दिया गया था, क्योंकि ऐसे जो मामले रहते हैं इनमें आरोपी को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रखा जाता है। तत्काल इस पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है। इसके बाद पुलिस के द्वारा कुछ दिनों का समय भी मांग लिया जाता है। अगर उनकी जांच पूरी नहीं रही होती है तो वह कुछ दिनों का कोर्ट से समय मांग लेते हैं और फिर आगे की अपनी कार्यवाही करते हैं। जी ठीक है। फिलहाल जो पीड़ित बेटियां हैं और मां है, वो इस समय कहाँ है और बच्चे के सुरक्षित हैं अभी? जी, अभी 2 पीड़ित बेटियां और मां रीवा में ही हैं और अपनी दोनों बच्चियों के साथ मां सुरक्षित महसूस कर रही है और आरोपी पिता को पुलिस के द्वारा अंदर भेज दिया गया है। वहीं जो मां के और उन 2 बेटियों के रिश्तेदार थे वह भी आ गए हैं और पूरे रिश्तेदार उन 2 पीड़ित बेटियों को सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिस तरह से ऐसे आरोपी पिता के द्वारा पिछले 7 साल से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दी जा रही थी, ऐसे पिता को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि समाज में एक संदेश जाए कि आखिरकार बेटी और पिता के रिश्ते को कलंकित करने वालों को क्या सजा मिलती है। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल बेटियों के साथ जिस तरीके से एक पिता ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद पीड़िता की मां और दोनों बच्चियों ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर कर लेते हैं। ईद उल फितर के स्वागत की बेकरारी मुस्लिम समुदाय में बढ़ गई है और 2 साल बाद अब ऐसा है जब फिर से सभी जमात में खड़े होकर एक साथ ईद की नमाज अता कर रहे हैं। इसे लेकर अकीदतमंदों में खासा उत्साह है। चांद रात के बाद मंगलवार यानी 3 मई को ईद मनाई जा रही है। ऐसे में मस्जिदों और ईदगाह में नमाज की तैयारियों को लेकर भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। 2 साल बाद कोरोना की बंदिशों से आज़ाद होकर इस बार खुशनुमा माहौल में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसको लेकर पूरे ईदगाह को सजाया और संवारा जा रहा है। ईदगाह की सफाई, वजू के पानी का इंतजाम और शामियाना की व्यवस्था भी करवाई जा रही है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से ईद का त्योहार आज मनाया जा रहा है और ईद के त्योहार को लेकर मस्जिदों में और ईदगाह में जो साज सजावट की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? मुस्लिम जरूर आपको बता दूं कि आज पूरे देश में ईद उल फितर मनाने का मौका है। उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय में खासकर जो बेकरारी और बेचैनी का होता है कि वो बढ़ गई है, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में ईद उल फितर नहीं मनाया गया था। उसको लेकर निराशा कहीं ना कहीं लोगों में थी और आज वो मौका है कि यहाँ पर अभी नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पर जब लोग एक दूसरे गले मिलेंगे, ईद की मुबारकबाद दी जाएगी और उसके बाद जब यहाँ पर मीठी सेवइयां एक दूसरे को खिलाई जाएगी तो वो एक अलग ही नजारा होगा देखने का, क्योंकि 2 साल के बाद आज ये मौका मिलने जा रहा है। लोगों में खासा उत्साह है, खरीदारी लगातार की गई है। आज के दिन को विशेष बनाने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां लोगों की तरफ से की गई है और देश में शांति उसके लगातार दुआ कहीं ना कहीं यहाँ अबिता में जो यहाँ पर नमाज होती है उसमें कहीं ना कहीं मांगी गई है। तो पूरी तरीके से आज ईद के मौके पे यहाँ पर मनाने को उसको लेकर तैयारियां जोरों पर है और लोगों में अलग ही नजारा, अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, फिलहाल किस तरीके से मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है? हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज ईद उल फितर के मौके पे यहाँ पर तमाम तरह से ईदगाह को सजाया गया है, संवारा गया है और जो यहाँ पर वजू के पानी का इंतजाम किया गया, सामियाने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर जो लोगों को यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर तैयारियां की गई है, उसमें वो नमाज अदा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ईद मनाई जाएगी और लोगों में यहाँ पर एक दूसरे को बधाई देने का यहाँ पर जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। जी फिलहाल साज सजावट भी कर ली गई है, नमाज की भी तैयारियां तमाम कर ली गई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से देखी जा रही है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम का सौहार्द बनाने के लिए, समाज सौहार्द बनाने के लिए लगातार पुलिस व्यवस्था पूरी तरह तैयार है। जो यहाँ पर अति संवेदनशील एरिया है वहाँ पर पुलिस की प्लाटून लगातार लगाई गई है और कोई भी अप्रिय घटना न हो उसे लेके पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन लगातार मुस्तैद नजर आ रहा है। कहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है सुरक्षा की, अमित? मैं आपको बता दूं कि देहरादून के तमाम इलाके हों या फिर देहरादून के ऐसे बड़े शहर या और जगह जो है यहाँ पर उसकी बात की जाए, लगातार यहाँ पर ताज चौराहों में जगह जगह यहाँ पर प्लाटून लगाई गई है पुलिस की तरफ से और कोई भी अप्रिय घटना ना हो उसको लेके लगातार यहाँ पर तैयारी की गई है। पुलिस का लगातार दावा है कि आज के त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारी की गई है। लोगों से लगातार अपील की गई है किसी प्रकार से कोई यहाँ पर चीजें सामने ना आए उसको लेकर तैयारी है और पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि सौहार्द बना रहे और उसको लेकर कोई यहाँ पर अप्रिय घटना ना हो पाए। ठीक है, जो नमाजी है उनको जो इस तरीके से कतार में खड़े होकर, जमात में खड़े होकर नमाज अदा करने के मस्जिदों में व्यवस्था की गई है और वजू के पानी की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाने की अपील जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु द्वारा की गई, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? आपको बता दूं कि लगातार जो यहाँ पर आज भी ईद का मौका है, 2 साल के बाद यहाँ पर जो ईद है वो मनाई जा रही है। लोग यहाँ पर एक दूसरे मिलकर के ईद की मुबारकबाद एक दूसरे देंगे। सामाजिक सौहार्द बनाने की बात लगातार की जा रही है। देश में विश्व में शांति हो, लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहे, ये लगातार यहाँ पर कोशिश की जाएगी और दुआएं मांगी जाएगी। वहीं सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से बात की जाए, लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सरकार से व्यवस्था की गई थी कि आज के दिन कोई ऐसा माहौल खराब ना हो, उसको लेकर भी और अमन शांति और चैन का कहीं ना कहीं त्योहार माना जाता है ईद को, उसको लेकर के लोगों में एक उत्साह देखा जा रहा है। लोग ईद मनाने के लिए यहाँ पर आतुर नजर आ रहे हैं। तैयारियां की गई है, सेवइयां लगातार बनाई जा रही है, मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। लोगों को इंतजार है एक दूसरे मिलने का। यहाँ पर नवा जाना होता ही लोग एक दूसरे घर आना जाना शुरू कर देंगे, उसको लेकर के तैयारियां लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मुस्कान, ईद का त्योहार 2 साल बाद इस तरीके से मनाया जा रहा है, किस तरीके से मुस्लिम समुदाय में उत्साह देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दूं कि यहाँ पर जब ईद का त्योहार आने की जो तैयारी लगातार की जाती, बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिल रही थी। हालांकि बढ़ती महंगाई का असर देखा जा रहा था ईद के त्योहार में, लोग लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से लगातार खरीदारी कर रहे थे और बाजार कहीं ना कहीं गुलजार नजर आ रहा था। और उसके बाद जब लोगों से हमने बातचीत की, उनको साफ तौर से कहना था कि 2 साल कहीं ना कहीं कोरोना काल के कारण वो ईद उस तरीके से नहीं मना पाए, लोगों से नहीं मिल पाए, लोग एक दूसरे पर आ नहीं पाए, जा नहीं पाए
और बधाई नहीं दे पाए, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं निराशा थी। लेकिन इस बार क्योंकि ईद मनाई जा रही है, लोगों में एक अलग उत्साह है, खरीदारी की गई है, बाजार की रौनक देखते ही बनती थी और लोगों में ईद को मनाने की जो खुशी जो चेहरे पर उनकी थी वो देखते ही बन रही थी। और उसको लेकर के आज लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिल रहे हैं, नए नए कपड़े यहाँ पर पहने गए हैं, एक दूसरे को बधाई दी जा रही है और विश्व शांति की यहाँ पर और एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। और साफ तौर से ईद के त्योहार को मनाने की जो खुशी है वो लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। मुस्कान, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं जो जम्मू कश्मीर से है, जहां पर वीजा पर पाकिस्तान गए कश्मीरी युवक आतंकियों के साथ घाटी में घुसपैठ कर रहे हैं। कम से कम 17 कश्मीरी युवक जो अवैध यात्रा दस्तावेजों पर पाकिस्तान गए थे, आतंकवादियों के साथ कश्मीर में वापस आने के बाद मारे गए हैं। मारे गए युवकों में ज्यादातर दक्षिण कश्मीर के हैं, जबकि कुछ उत्तर कश्मीर के बांदीपुर और बारामूला के भी हैं। खुफिया अधिकारियों के अनुसार कश्मीर में जारी उग्रवाद को एक स्वदेशी आंदोलन के रूप में चित्रित करने के लिए आईएसआई के तौर तरीकों के रूप में इस नए चलन के बारे में चिंता जताई गई है। 2015 के बाद इस प्रवृत्ति में तेजी देखी गई, जब बड़ी संख्या में युवाओं ने उच्च शिक्षा, रिश्तेदारों से मिलने या शादी के उद्देश्यों के लिए पाकिस्तान जाने के लिए यात्रा दस्तावेजों के जरिए पाकिस्तान जाने का सिलसिला शुरू किया। सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार निगरानी सूची में शामिल 50 से अधिक युवाओं में से कम 17 कश्मीरी युवक जो वैध यात्रा दस्तावेजों पर पाकिस्तान गए थे लेकिन घाटी में वापस चले गए थे, आतंकवाद विरोधी अभियानों में मारे गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से ये जब खुफिया अधिकारियों से, ये खुफिया एजेंसियों से ये बात निकलकर सामने आई है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जब वो पाकिस्तान गए यात्रा के लिए या किसी उद्देश्य के लिए, उसके बाद वही लोग अब मारे जा रहे हैं, वही युवा मारे जा रहे हैं, तो क्या युवाओं को बरगलाने की कोशिश जो है आतंकवादियों की वो सफल हो रही है? मुस्कान, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब युवा स्टडी के लिए पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ की आईएसआई और आतंकी संगठन जो वो उनको बरगलाते हैं और आतंकी राह पर ले जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और ऐसा भी देखा गया है कि जब भी कभी एनकाउंटर हुए हैं और एलओसी के रास्ते वो गए तो पासपोर्ट के जरिए पाकिस्तान से, लेकिन जब वापस आए हैं तो वो एलओसी के रास्ते घुसपैठ करते हुए आए हैं और उनको वहां पर मारा भी गया है। और ये दर्शाता है कि जो और इसकी प्रवृत्ति जो है 2015 के बाद से युवाओं में तेजी देखी गई है। बड़े संख्या में युवा जो है वो या तो शिक्षा के लिए या रिश्तेदारों या फिर शादी में जाने के लिए वीजा का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर जाने के बाद कहा जाए तो लेते तो वैध वीजा है, लेकिन वहाँ आतंक की राह चलते हैं और कश्मीर घाटी में पहुंचते हैं। यहाँ पर आतंकवाद की राह है, उन्होंने जो सुनी होती है उसको पकड़ लेते हैं और आतंकी एनकाउंटर में, जब आतंकी के साथ एनकाउंटर होता है तो उसमें वो मारे भी जाते हैं। और अब तक 17 कश्मीरी युवक जो हैं पाकिस्तान वैध यात्रा वैध दस्तावेजों पर गए थे, लेकिन आतंकवादी अभियानों में वो मारे भी गए हैं। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। युवा पढ़ाई के लिए वहां पर जाता है तो उसको बरगलाकर आतंकवाद की राह पर धकेल दिया जाता है। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से जो युवा हैं जो इस तरीके से पाकिस्तान जाकर यहाँ पर घाटी में घुसपैठ करते हैं, इनके परिजनों का क्या हाल है? जी देखिए, परिजन तो साफ कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए गए थे, लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ पर पाकिस्तान की आईएसआई जो है उनको प्रताड़ित करती है, उनका ब्रेन वॉश करती है और आतंकवाद की राह पर धकेल देती है। तो कहीं ना कहीं
जो कश्मीर घाटी का हिस्सा है उसको आतंकवाद की राह में धकेलने के लिए पीड़ित परिवार वालों का यही कहना है कि पाकिस्तान सोची समझी साजिश के तहत ऐसी हरकत कर रहा है ताकि कश्मीर के युवा को जो है वो आतंकवाद पर धकेला जा सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद को लेकर कई बार मुंह की खा चुका है, लेकिन पाकिस्तान में चाहे जितनी भी सरकारें आए वो आतंकवाद की राह नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पर सेना का दबदबा ज़्यादा है और ISI जो है उसको पूरी हवा देती है। आतंकवादी कैंप जो है वो ISI और सेना की मदद से वहाँ पर चलते हैं और आतंकी शक्ति जो है वहाँ पर पनप रही है। और यही वजह है कि जब भी कोई युवा वहाँ पर पहुँचता है तो वैध वीजा के साथ तो उसकी पूरी निगरानी की जाती है, फिर उसको ब्रेन वॉश करके आतंकवाद की राह पर धकेला जाता है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने जो पाकिस्तान में स्टडी करके आए युवा हैं उनकी डिग्रियां रद्द करने का फैसला जो लिया था वो यही वजह थी कि वहाँ पर कई ठीक है युवा रविंद्र, जो है बहुत शुक्रिया आपका वो हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB न्यूज़। नमस्कार।